हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, ये कहाँ पड़ता है? सौराष्ट्र में पड़ता है। ठीक बताइए, रंगपुर जो है किस नदी के किनारे स्थित है? मादर नदी के किनारे स्थित है। ठीक बताइएगा, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है कहाँ हुआ था? ऋग्वेद में हुआ था। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। बताइए, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? राजगिरी। और तीसरा पाटलिपुत्र। और चौथा कुंडलवन कश्मीर में हो जाएगा। बताइए, पहला कब हुआ था? ठीक है, 483 और दूसरा 383 और तीसरा 255 और पहला चौथा ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी, ईसा की प्रथम शताब्दी में हुआ था। पहले की बताइए अध्यक्षा कौन किया था पहली बौद्ध संगीति का? ठीक है, पहली बौद्ध संगीति का अध्यक्षा महाकश्यप के द्वारा, दूसरे बौद्ध संगीति का अध्यक्षा बताइएगा साबाकामी, और तीसरे के अध्यक्षा मोगलीपुत्र तिस्य के द्वारा, और चौथा बौद्ध संगीति का वसुमित्र या अश्वघोष, यानी वसुमित्र के द्वारा अध्यक्षता किया गया था और अश्वघोष के द्वारा उपाध्यक्ष। पूछा जाता है एकमात्र ऐसी बौद्ध संगीति जिसमें अध्यक्ष के अलावा उपाध्यक्ष भी था, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा पहले बौद्ध संगीति जो है किसके काल में हुआ था? पहला बौद्ध संगीति अजातशत्रु के काल में, दूसरा बताइएगा कालाशोक, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क के काल में हुआ था। ठीक बताइएगा, बौद्ध धर्म के कितने रत्न हैं? 3 रत्न, इसलिए त्रिरत्न कहा जाता है। कौन कौन बताइएगा? बौद्ध, धम्म और संघ हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा किसकी तुलना जो है मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक है, यानी इसमें बताइएगा मैकियावेली लेखक है या प्रिंस लेखक है? सुन लीजिए, पुस्तक का नाम द प्रिंस था और मैकियावेली के द्वारा लिखा गया था, और मैकियावेली का द प्रिंस का तुलना जो है चाणक्य यानी कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किया जाता है। देख, कौटिल्य का अर्थशास्त्र का संबंध किस क्षेत्र से है? राजनीति से संबंधित रखता है। इसी में दिक्कत हो जाता है, अर्थशास्त्र देखते हैं इकोनॉमिक्स मार के निकल जाते हैं आगे। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र या चाणक्य का अर्थशास्त्र या फिर विष्णुगुप्त का अर्थशास्त्र, ये जो है राजनीति से संबंधित है। हाँ, केवल राजनीति से, इसलिए क्योंकि आप समझ सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य, यानी वही कौटिल्य या विष्णुगुप्त वही गुरु थे। और उसमें जो है अगर कोई गुरु होगा तो वो चंद्रगुप्त मौर्य का राजनीतिक शिक्षा देने का काम कौटिल्य के द्वारा ही किया गया था। और इसीलिए उस पुस्तक में जो उन्हीं के द्वारा लिखा गया, उस पुस्तक में जो है किस चीज के बारे में जानकारी मिलता है? राजनीति के बारे में जानकारी मिलता है। ठीक है, अगला बताइएगा पुरी में जो है रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाला जाता है? जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ भगवान जगन्नाथ के। ठीक है, अगला बताइएगा किस मुस्लिम बादशाह ने जो है अपने राज्य में मूल नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था? मूल नियंत्रण को पहली बार लागू करने वाला अलाउद्दीन खिलजी था। बताइएगा अलाउद्दीन खिलजी के समय जो है ये क्या कहते हैं हम, चरी एवं घड़ी कर किस शासक के द्वारा लगाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही लगाया गया था, चरी एवं घड़ी कर लगाया गया था। और इसके साथ साथ ही सैनिकों को पहली बार जो है वेतन जो मिलने लगा था वो राज्य के व्यय से यानी राज्य की इनकम से मिलने लगा था पहली बार, जो कि कब से दिया जा रहा है? अलाउद्दीन खिलजी के समय से। अगला बताइएगा मेवाड़ के जो है किस राजा को जो 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर के द्वारा हराया गया था? राणा सांगा को हराया गया था। ठीक है, अगला बताइएगा भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? टीपू सुल्तान। बताइए टीपू सुल्तान का संबंध किस राज्य से है? मैसूर राज्य से है। टीपू सुल्तान का पिता का नाम बताइएगा? हैदर अली। और हैदर अली मैसूर का शासक कब बना था? 1761 में बना था। हैदर अली मैसूर का शासक बना था। और हैदर अली की मृत्यु कब हो गया था? ठीक है, 1782 में हो गया था। किस युद्ध के दौरान हुआ था? तो पोर्टा नोवा की लड़ाई के दौरान हुआ था, जो कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुआ था। ठीक है, बताइएगा और टीपू सुल्तान किस युद्ध में मारा गया था? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। बताइएगा पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ कब था? 1767 से 1769। ठीक है, दूसरा बताइएगा 1780 से 1784। और तीसरा 1790 से 92। और चौथा 1799। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर के काल में हुआ था? लॉर्ड वेरेलस्ट के काल में हुआ था। दूसरा बताइएगा, दूसरा की बात कर, ठीक है, वारन हेस्टिंग्स के काल में हुआ था। और तीसरा कर्नवालिस। और चौथा वेलेस्ली। अब लगता है ना कुछ कुछ याद हो गया है। अब अगर नहीं फायदा है तो फिर बेकार है। और बार बार ये किन्हीं को दिक्कत नहीं हो रहा है कि बार बार एक ही चीज को रिपीट कर दे रहे हैं? इस चीज से कभी घबराइएगा नहीं। जिनको याद होगा उनको और बढ़िया से होगा, जिनको नहीं होगा उनको याद हो जाएगा। ठीक है, इसी में बताइएगा जो है
पहला जो है किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? पहला मंगलोर की संधि, पहला मद्रास की संधि के तहत समाप्त हुआ था। सुन लीजिए, पहला मद्रास की संधि के तहत, दूसरा मंगलोर की संधि के तहत और तीसरा श्रीरंगपट्टनम, और चौथा में कोई संधि नहीं हुआ क्योंकि टीपू सुल्तान मारा ही गया था। ठीक है, इसमें हम याद करने का तरीका भी बताए थे, MMS वर्ड के तहत बताए थे, जिसमें पहला M का मतलब हो गया मद्रास, दूसरा M का मतलब मंगलोर और तीसरा S के मतलब श्रीरंगपट्टनम। जिसमें ये कंफ्यूजन होता है पहला मद्रास होगा कि पहला मंगलोर होगा। देखिए, पहले जो आएगा वो कम वर्ड वाला होगा, तो मद्रास पहले आएगा, पहले संधि मद्रास के तहत, और दूसरा मंगलोर दूसरा में, यानी थोड़ा बड़ा होना चाहिए वर्ड, तो ज़्यादा वर्ड वाला मंगलोर हो जाता है। हाँ, तो वो संधि लास्ट में ही हुआ है, युद्ध के लास्ट में हुआ है। पहला देख लिए 1767 से 69 हुआ तो 69 में संधि हुआ, दूसरा 80-84 है 84 में संधि हुआ, तीसरा 90-92 है तो 92 में संधि हुआ, चौथा में संधि हुआ ही नहीं। पीछे आवाज जा रहा है ना? ठीक, आगे बताइएगा। महारानी लक्ष्मीबाई का जो है समाधि कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, बताइएगा। वर्ष 1938 के जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। क्या ये हरिपुरा किस राज्य में पड़ता है? गुजरात में। और इसके बाद त्रिपुरी किस राज्य में पड़ता है? त्रिपुरी मध्य प्रदेश में पड़ता है। और त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही। और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा छोड़ के जाने के बाद उस अधिवेशन की अध्यक्षता शेष समय के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला बताइएगा। किसने कहा था दरो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो वतन अहले वतन हम तो सफर करते हैं। ठीक है, वाजिद अली शाह के द्वारा कहा गया था। ठीक है, अल्लाह ताला भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का फांसी का सजा जो मिला था किस केस के? लाहौर षड्यंत्र मामले में मिला था। ठीक है, अगला बताइएगा। कौन भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है? मैडम भिखाजी, हाँ, मैडम भिखाजी कामा, यानी मैडम भिखाजी रुस्तम कामा पूरा नाम है इन्हीं का। ठीक है, और इनके द्वारा सर्वप्रथम झंडा कब फहराया गया था? 1907 में। कहाँ में फहराया गया था? जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में फहराया गया था, जर्मनी के स्टुटगार्ट में। ठीक है, अगला बताइएगा। लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था, इसे रद्द कब किया गया था? 1911 में। क्या दिल्ली दरबार का आयोजन था? तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन था। कई बार बताया, पहला दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था? 1877 में। दूसरा कब हुआ था? 1903 में। और तीसरा 1911 में। पहला किस गवर्नर के काल में हुआ था? गवर्नर जनरल के काल में या वायसराय? लॉर्ड पहला हुआ था लॉर्ड लिटन के काल में। दूसरा किन के काल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के काल में। और तीसरा हार्डिंग द्वितीय के काल में हुआ था। क्या क्या बता तो रहे हैं। पहला दिल्ली दरबार का आयोजन 1877 में किया गया था, जिसमें महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया था। ठीक है, जो कि लॉर्ड लिटन के काल में हुआ था। दूसरा दिल्ली दरबार की बात करें 1903 में हुआ था, जो कि लॉर्ड कर्जन के काल में। और इसी समय जब दरबार का आयोजन किया गया था, इसमें भारतीय पुरातत्व से संबंधित जो जितनी भी चीज थी उस पर विशेष तौर उस पर जोर दिया गया था। और तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में किया गया था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में, जिसमें क्या किया गया था? तो बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली यानी दिल्ली को ट्रांसफर किया गया था। और उसके साथ साथ ही उड़ीसा से जो है बिहार अलग राज्य बना था। 1911 के हम बता रहे हैं। देखिए, बिहार राज्य का निर्माण 1912 में हुआ है, बट 1911 के तहत ही हुआ था। ठीक है, और राजधानी भी परिवर्तन घोषणा 1911 में हुआ, बना है 12 में। कंफ्यूजन नहीं करिएगा। अगला बताइएगा। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। अगला बताइएगा। कांग्रेस द्वारा प्रथम मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार कब किया गया था? 1916 में किया गया था प्रथम। जो है, मेरी बात को गौर कीजिएगा, इसमें कांग्रेस जो है पहले मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन जो हो रहा था, इसको स्वीकार कभी नहीं किया था, क्योंकि 1909 से ही मार्लो मिंटो सुधार के तहत जो है मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई थी। बट आगे चलकर जो है ये विवाद, तो इसीलिए 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था, बट आगे चल के विवाद चलते रहा। जब 1916 का जो है कांग्रेस का नरम दल गरम दल के साथ मुस्लिम लीग तीनों एक मंच पे आया था, उसमें सहमति यानी समझौता हुआ था। उसी में ये स्वीकार किया गया था कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन है, जो कि कांग्रेस स्वीकार कर लिया। चलो ठीक है, क्लियर हो गया होगा। आगे आइएगा। अगला कहा जा रहा है, महात्मा गांधी के अनुसार जो है राजनीति का तात्पर्य क्या होता है? यानी तो महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग राजनीति का मतलब होता है जन कल्याण होना चाहिए, यानी जन के लिए, लोगों के लिए कल्याण होना चाहिए, इसके लिए सक्रिय होना चाहिए। अगला बताइए। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक कौन थे?
स्वामी सहजानंद सरस्वती थी। अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना कब हुआ था? 1936 में स्थापना हुआ था। और इसके प्रथम महासचिव कौन थे? एनजी रंगा थे। ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम महासचिव एनजी रंगा, स्थापना 1936 में। और इसके अध्यक्षता करने वाला स्वामी सहजानंद सरस्वती और तथा संस्थापक भी स्वामी सहजानंद सरस्वती ही हैं। ऑल इंडिया रेडियो का स्थापना बताइएगा? 1936 में ही हुआ है। और इंडिया ये रेडियो भारत में रेडियो प्रसारण कब हुआ है? 1927 में हुआ है। ठीक है, अगला बताइएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त करेगा? तो अनुच्छेद 93 के तहत है। एक उसी में से एक को अध्यक्ष और उसी में से एक को उपाध्यक्ष, जो कि अनुच्छेद 93 के अकॉर्डिंग है। अगला बताइए, कब संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय में भवन में हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946। बताएगा 9 दिसंबर 1946 को जो है कुल कितने लोग भाग लिए थे? 211 लोग भाग लिए थे, जिसमें से महिलाओं की संख्या कितना था? मात्र 9 महिला पहले बैठक में भाग लिए थे। बताइएगा पहले बैठक की अध्यक्षता जो है किसके द्वारा किया गया था? स्वामी सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा पहले बैठक का अध्यक्ष था। बताइएगा पहले बैठक में जो है उपाध्यक्ष के रूप में, यानी संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? नहीं, गलत है। पहले बैठक में उपाध्यक्ष, जैसे हम अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष की बात करते हैं सच्चिदानंद सिन्हा, उसी तरह से अस्थायी उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? गलत हो जाएगा, आप सुन लीजिएगा। वो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे एससी मुखर्जी। ठीक है, बट अभी आपसे हम पूछे हैं संविधान सभा की पहले बैठक के दिन जो है संविधान सभा के अस्थायी उपाध्यक्ष के रूप में किसे मनोनीत किया गया था? ये मनोनीत की बात है। तो फ्रैंको एंथोनी को जो है मनोनीत किया गया था। ध्यान से सुन लीजिएगा, किनको किया गया था? फ्रैंको एंथोनी को जो है मनोनीत किया गया था। और किसके द्वारा मनोनीत किया गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा ही मनोनीत किया गया था। ठीक है, फ्रैंको एंथोनी। अगला बताएगा, गवर्नर जनरल ने कब पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की थी? तो 26 जुलाई 1947 को जो है, सुन लीजिएगा, गवर्नर जनरल पाकिस्तान के लिए जो है पृथक संविधान सभा की घोषणा 26 जुलाई 1947 को किया गया था। और 26 जुलाई 1947 को एक और हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट घटना है। 26 जुलाई 1947 को तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? सॉरी, वो 22 जुलाई था। ठीक है, तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था 22 जुलाई को। और 4 दिन के बाद जो है पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठन कर दिया गया था, यानी 26 जुलाई 1947 को। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन जो है संविधान के किस भाग में है? भाग 4 में। किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। भाग 4 का क बताइएगा? मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से? रूस के संविधान से। और अनुच्छेद 51 का क हो जाएगा। संविधान का सबसे बड़ा भाग 5 हो जाएगा। भाग 5 हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 52 से लेके अनुच्छेद 151 तक हो जाएगा भाग 5 के अकॉर्डिंग। अगला बताएगा, कैबिनेट मंत्रियों में से जो है सबसे बड़ा कार्यकाल किस व्यक्ति का रहा था? जगजीवन राम का रहा था, जो कितने वर्ष का? 32 वर्ष का रहा था। ठीक है, अगला बताएगा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक यानी अनुपातिक प्रणाली के आधार पे होता है? तो अनुच्छेद 55। इसका देखिए 54-55 में कंफ्यूजन हो जाता है। तो जब ये निर्वाचन प्रक्रिया की बात किया जाए, जो निर्वाचन कैसे होता है, तो अनुच्छेद 55 हो जाएगा। और राष्ट्रपति का निर्वाचन की यदि बात हो जाएगा तो अनुच्छेद 54 हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा राष्ट्रपति से संबंधित भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा 53। ठीक है, और राष्ट्रपति का निर्वाचन 54। राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया 55, जो कैसा प्रणाली होता है? एकल संक्रमणीय पद्धति के आधार पे होता है, या फिर समानुपातिक प्रणाली के आधार पे होता है। ठीक है, इसके साथ साथ बताइएगा जो अनुच्छेद 56 में क्या है? कार्यकाल की बात करते हैं। कार्यकाल किस अनुच्छेद में? 56 के तहत। त्याग पत्र भी 56 के अकॉर्डिंग ही होता है। इसका 57 बताइएगा, अनुच्छेद 57 में क्या है? तो राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन जो होता है वो 57 के तहत। योग्यता बताइएगा, 58 के तहत योग्यता हो जाएगा। 59 के तहत दशा हो जाएगा। दशा यानी उसकी क्या क्या जो दशाएं होती है उस स्थिति में। और 60 में शपथ हो जाएगा। 61 में महाभियोग हो जाएगा। ठीक है, और 71 में, अनुच्छेद 71 में बताइएगा, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के मध्य जो विवाद का निपटारा करने का काम सुप्रीम कोर्ट का होगा। ये अनुच्छेद 71 के अकॉर्डिंग है। ठीक है,
और जो है ये लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। किसके? प्रधानमंत्री के सिफारिश पर, प्रधानमंत्री यानी मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति भंग करेंगे। किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? 185 के तहत भंग, सॉरी 185 बोला गया, ठीक है, 85 के तहत करेंगे, 185 बोला गया। आगे बताइएगा, इसी में जो राष्ट्रपति का अध्यादेश जो है 123 अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश, और ये अध्यादेश जारी करने का शक्ति जो है किस अधिनियम के तहत मिला हुआ है? राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी जो करने का शक्ति है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति है। वायसराय को अध्यादेश जारी करने का शक्ति किस अधिनियम के तहत? तो 1861 के अधिनियम 1861 के अकॉर्डिंग जो है वायसराय को अध्यादेश जारी करने का शक्ति है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायसराय को अध्यादेश 1861 हो जाएगा और राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति 1935 का भारत शासन अधिनियम। बताइएगा, राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह मशवरा ले सकता है किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? 143, और उसके लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होगा, यानी जो कहा वो नहीं, ऐसा नहीं कि वही करना ही है। ठीक है, अगला बताइएगा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राज्यों में महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है? 165 में महाधिवक्ता है, तो महान्यायवादी किस अनुच्छेद में? महान्यायवादी बोले हैं अनुच्छेद 76 हो जाएगा। देखते बड़ी कन्फ्यूजन, 3 वर्ड में बड़ी कन्फ्यूजन होता है, सुन लीजिएगा। एक तो महान्यायवादी अनुच्छेद 76, महाधिवक्ता 165, और इसके साथ साथ कैग होता है, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल जो होता है 148 में हो जाएगा। ठीक है, हाँ 148 से 151 तक है, तीनों इसी के बारे में है। ठीक है, तो ये सुन लीजिएगा, महान्यायवादी की यदि बात करें तो महान्यायवादी कहाँ होगा? 76 में, जो कि केंद्र में, यानी केंद्र का, यानी कि भारत सरकार का एक प्रशासनिक अधिकारी जो है वो कौन होता है? महान्यायवादी होता है। और महाधिवक्ता होता है राज्य सरकार का विधिक यानी कानूनी सलाहकार जो होता है, वो 165 अनुच्छेद के अकॉर्डिंग जो है ये महान्यायवादी। क्या 10 OMR में नाम ही नहीं लिखा हुआ है? हाँ देख लीजिए ना, कहीं ना कहीं पे होगा नाम लिखा हुआ। कोई बात नहीं, लिख लिए होंगे, देख लीजिएगा, देख लीजिए, कोई बात नहीं है। ये ऐसे OMR घटा हुआ था, आज खत्म हो गया था, देने वाला था, लेट हो गया था, बट स्थापना दिवस वाला बचा हुआ था, वही OMR चला है। ठीक है, कोई बात नहीं है, वो तीनों में क्लियर हो गया ना। ठीक है, यानी कैग जो है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होता है अनुच्छेद 148 के तहत, और इनके कार्य शक्ति का जो है वर्णन 149 अनुच्छेद 149 के तहत है। हाँ, कार्य प्रणाली यानी उनकी जो शक्ति है वो 149 के अकॉर्डिंग है। अगला बताएगा, प्रथम लोकसभा का कार्यकाल कब से कब तक रहा है? ठीक है, सीधा ऐसे ध्यान रखिएगा, 17 अप्रैल से 4 अप्रैल ध्यान रखिएगा, और सबसे बड़ी 1952 से लेके 57 तक हो जाएगा। ठीक है, अगला बताएगा, भूतपूर्व सांसदों के लिए जो है पेंशन की व्यवस्था कब से शुरू किया गया है? 1976 से जो है भूतपूर्व सांसद के लिए पेंशन व्यवस्था शुरू की गई है। बताइएगा, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। लोकसभा अध्यक्ष किसको सौंपता है? उपाध्यक्ष को सौंपता है, उपाध्यक्ष को सौंपता है। बताइएगा, राष्ट्रपति का जो है शपथ जो है किसके सामने होता है? किसके द्वारा? हाँ, राष्ट्रपति का शपथ जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। ठीक है, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति करवा सकता है। ठीक है, मतलब उसके द्वारा, जो अगर नहीं है तो उनके द्वारा जिस व्यक्ति को दिया जाएगा उस व्यक्ति के द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाएगा। उपराष्ट्रपति का शपथ किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और इसके लोकसभा के अध्यक्ष का शपथ किसके द्वारा? ये ध्यान रखिएगा, लोकसभा के अध्यक्ष का शपथ नहीं होता है, उसका शपथ होता है तो एज ए लोकसभा के मेंबर के तहत होता है, यानी अध्यक्ष के रूप में शपथ की व्यवस्था नहीं की गई है। तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका जो है ये क्या बोलते हैं, उनका शपथ जो है किनके द्वारा दिलाया जाता है? गलत हो जाएगा, सुन लीजिएगा, ये प्रोटेम स्पीकर यानी बता रहे प्रोटेम स्पीकर जो नियुक्त किया जाता है, हाँ, जो कि 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर वीरेंद्र कुमार थे, और वीरेंद्र कुमार के द्वारा ही, कहने का मतलब जितने भी लोकसभा के सदस्य थे सभी को जो है शपथ की जो दिलाया गया था उन्हीं के द्वारा। तो और प्रोटेम स्पीकर का काम ही होता है, इसीलिए नियुक्त किया जाता है। और प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करता कौन है? तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है, बट उसी में से करता है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि उसका काम इतना ही दिन तक रहता है जब तक कि लोकसभा का जो है पहला बैठक न हो जाए, जब तक लोकसभा का अध्यक्ष की नियुक्ति न हो जाए तब तक वो रहेंगे, उसके बाद स्वतः ही खत्म हो जाती है उनकी पद। ठीक है,
क्या हुआ? हाँ हाँ हाँ, वही बोल रहे हैं, प्रोटेम स्पीकर के लिए उतना ही रहता है, सबका शपथ हो गया, बात खत्म। आगे बताइएगा, राष्ट्रपति चुनता है, उसी में से एक रहता है, वो भी लोकसभा के, हाँ लोकसभा सदस्य में से ही एक होता है। कौन? वीरेंद्र कुमार। क्यों नहीं बनाया जाएगा? ठीक है, मंत्री कौन होते हैं? जो लोकसभा सदस्य होंगे। अगला इसी महाल 9वीं सी देता है, कहीं कहीं पे चेंज रहता है, कुछ और नाम दे देता है, जैसे हम बताते हैं अशोक माने एलएस माने करके देता है, अशोक रुद्र और एलएस माने समिति करके देता है, यानी मॉडल पे आधारित होता है तीसरा। ठीक है, इसके साथ बताइएगा वैश्विक आर्थिक महामंदी का दौर जो है कब शुरू हुआ था? ठीक है, वैश्विक महामंदी का दौर जो है 1929 में। बताइए जनसंख्या का लघु विभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? 1900 लघु विभाजक बोल रहे हैं, 1951 महाविभाजक, 1921 उल्टा है, ध्यान रखिएगा। जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष 1921 और लघु विभाजक 1951 हो जाएगा। ठीक है, क्या हुआ? 1951 होगा, एक 1951 है, दूसरा 1921 है। जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष बोलेंगे तो 1921 और लघु विभाजक 1951। अगला बताएगा शून्य आधारित बजट जो है तकनीक किस देश की देन है? तो अमेरिका की देन है। शून्य आधारित बजट तकनीक जो है अमेरिका की देन है। ठीक है, अगला बताइए भारत में ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1975। ठीक है, 2 अक्टूबर 1975 में किया गया था। ठीक है, अगला बताइएगा भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। सही है। अगला बताइए दादा भाई नौरोजी के अनुसार जो है प्रति व्यक्ति आय कितना रुपया आकलन किया गया था? 20 रुपया आकलन किया गया था। और ये जो है किस पुस्तक में है? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक, जो कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही लिखा गया था, जो कि कब प्रकाश? 1868। ठीक है, अगला बताइएगा 67 में ही दिया था, लेकिन इसमें 68 लिखा हुआ है, 67-68 लेके चलिए ना। ठीक है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा पहली बार 1867 में ही किया गया था। अगला जो कि कितना एक व्यक्ति का प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताया गया था। ठीक है, अगला बताएगा बिटकॉइन नामक जो है आभासी मुद्रा का आधार जो है ये किस पे आधारित है? तो ये ब्लॉकचेन तकनीक पे आधारित होता है। बिटकॉइन जो है ये आभासी मुद्रा है एक तरह से, और ये जो है ब्लॉकचेन तकनीक पे आधारित होता है। अगला बताइएगा गुणसूत्र में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को क्या कहा जाता है? जीनोम कहा जाता है। ठीक है, अगला बताइएगा और जीन शब्द जो है किसके द्वारा दिया गया था? जोहानसन के द्वारा दिया गया था, जीन शब्द जोहानसन। ठीक है, 1909 में। अगला बताइए सजीव तथा निर्जीव के बीच का कड़ी किसे कहा जाता है? वायरस को कहा जाता है। और कवक एवं शैवाल के बीच का कड़ी योजक कड़ी लाइकेन हो जाता है, लाइकेन। ठीक है, हाँ इस बार बिहार एसएससी का क्वेश्चन भी था, कवक एवं शैवाल के बीच का जो योजक कड़ी जो होता है वो लाइकेन होता है। अगला बताइएगा मानव शरीर की एकमात्र धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, तो ठीक है फेफड़ा की धमनी होता है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। और देखिए वैसे सिरा में जो है कौन सा रक्त रहता है? सिरा में शुद्ध रहता है, और धमनी में सिरा में अशुद्ध, सुन लीजिएगा, सिरा में अशुद्ध रहता है और धमनी में शुद्ध रक्त रहता है। बट कौन से धमनी में, यानी जैसे सिरा में अशुद्ध रहता है तो कौन, हाँ कोलोमनरी या फिर जिसे फुफ्फुस धमनी कहा जाता है, फुफ्फुस धमनी में कौन सा ब्लड रहता है? अशुद्ध रहता है। फुफ्फुस में देखिए अशुद्ध रहता है, सिरा में जैसे अशुद्ध ब्लड रहता है, लेकिन धमनी में हम जानते हैं कि शुद्ध ब्लड रहता है। ये अब बाद में होता है, जो फुफ्फुस धमनी में जो है अशुद्ध ब्लड रहता है। अगर शुद्ध ब्लड बोले जाएगा तो अगर सिरा में तो अशुद्ध रहता है, बट सिरा में कौन किस में जो है अशुद्ध रहता है? ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? सॉरी, सिरा में अशुद्ध रहता है, लेकिन शुद्ध किस में होता है? तो फुफ्फुस सिरा में जो है शुद्ध ब्लड रहता है। यानी उल्टा अब बाद में है, दोनों में उल्टा है, फुफ्फुस सिर्फ लगेगा। अगला जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। इसमें जैक्स हटन दे दिया। ठीक है, अरस्तु जान लीजिए, जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ बायोलॉजी का ही और बताएगा जो है वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। ठीक है, और जंतु विज्ञान के पिता जो है वो भी अरस्तु ही हो जाएंगे। ठीक है, अगला बताएगा हेपेटाइटिस से प्रभावित अंग कौन सा होता है? तो लीवर होता है, यकृत होता है। और शराब पीने से कौन सा अंग इफेक्ट होता है? लीवर ही होता है, यकृत होता है। और सबसे जो है बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत ही होता है। ठीक है, अगला बताएगा मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला आयन कौन सा, मतलब तो पोटेशियम आयन होता है जो सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है। अगला बताएगा हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कौन से गैस का? एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है हरे फलों को। और जो है
प्राकृतिक रूप से जो है किसके द्वारा पकाया कौन सा, तो वो एथिलीन गैस होता है। और एकमात्र जो एथिलीन जो है एक प्रकार का हार्मोन है जो एकमात्र हार्मोन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है वो एथिलीन ही होता है। एथिलीन हार्मोन जो है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, जो कि फलों को पकाने में मदद करता है। ठीक है, अगला बताएगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो जीवन के अधिकार को मान्यता दिया गया है। अनुच्छेद 21 के तहत जो है बताएगा 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए जो है निःशुल्क शिक्षा किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग, अनुच्छेद 45 के अकॉर्डिंग है। अनुच्छेद 45 के अकॉर्डिंग है 0 से 6 और अनुच्छेद 21 के अकॉर्डिंग जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। अनुच्छेद 21 के अकॉर्डिंग है। 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए जो है अनुच्छेद 45 के अकॉर्डिंग है। हम बता रहे हैं पहले था 0 से 6 वर्ष था, बट ये संशोधन करके 42वां में 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है संशोधन करके अनुच्छेद 21 के क में जोड़ा गया था क्या, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, और अनुच्छेद 45 के अकॉर्डिंग रह गया 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए है। ठीक है, यानी अनुच्छेद 45 में संशोधन करके अनुच्छेद 21 का क जोड़ा गया था। अगला बताएगा मक्का जो है किस देश का मूल पौधा है, अमेरिका का है। ठीक है, यूएसए का है। ठीक है, अगला बताएगा चंद्रा और कौशल जो है ये किसकी प्रजाति है, तो मूंगफली का प्रजाति है चंद्रा एवं कौशल। ठीक है, अगला बताएगा ग्रीन गोल्ड किस फसल का है, ये चाय का है। अगला भारत में तंबाकू जो है किस यूरोपीय द्वारा लाया गया था, तो पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। बताएगा विश्व में चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, मनीला हो जाएगा। ठीक है, फिलीपींस की राजधानी मनीला है ना, झगड़ जाइएगा ऐसे में तो। कभी कभी एसएसटी में हो भी जाता होगा, कोई मनीला लिखे होंगे उनको नहीं पता होगा फिलीपींस की राजधानी है, तो गलती भी हो जाता है। ठीक है, इसलिए जान लीजिए थोड़ा देश राजधानी तो बहुत जरूरी है, हर एग्जाम में समझिए 1-2 क्वेश्चन रहता ही है। ठीक है, और भारत को जो है कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला बताएगा भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, करनाल। भारतीय डेयरी अनुसंधान केंद्र जो है करनाल, और डेयरी विकास बोर्ड जो है वो आनंद हो जाएगा गुजरात में। ये ध्यान रखिए, थोड़ा के लिए कंफ्यूजन होता है। ठीक है, भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे करनाल हरियाणा, और डेयरी विकास बोर्ड की बात करेंगे तो आनंद गुजरात हो जाएगा। ठीक है, अलग रजत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है, अंडा से संबंधित है। ठीक है, बताइए भारत का जो है कौन सा प्रथम पूर्ण जैविक राज्य बना है, तो सिक्किम बना है पूर्ण जैविक राज्य। ठीक है, अगला बताएगा नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है, भाला फेंक से है। ठीक है, जेवलिन थ्रो, कोई बात नहीं, इतना इंग्लिश हिंदी कर लेंगे। अगला बताइए नेहरू ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। ठीक बताइए भारत में जो है फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से, फेडरेशन कप का भी फुटबॉल से, कोपा कप का संबंध फुटबॉल से ही है, और सॉकर कप का संबंध फुटबॉल से, और यूरोपियों के द्वारा जो है फुटबॉल को ही सॉकर के खेल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला पिचर शब्द का संबंध किस खेल से, तो बेसबॉल से। बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या, बेसबॉल में 5 गो होता है, बेसबॉल में 6 गो होता है, बेसबॉल में 6, सुन लीजिए, बेसबॉल में 6 होता है। यही होता है ना कि आप लोग एक मिनट। ठीक है, बेसबॉल में 9 होता है, वॉलीबॉल 6, बास्केटबॉल 5। कोई बात नहीं, घबराइए नहीं, यही होता है, कहीं से आने लग जाता है 5-6 तक कन्फ्यूजन हो जाता है। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होता है, खो-खो में भी 9 होता है। ठीक है, सुन लीजिए, बेसबॉल में भी 9, खो-खो में भी 9। आवाज कम कीजिए, बहुत आवाज करने लगे। बोल लेते हैं फिर से एक बार, बेसबॉल में 9 हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ बेसबॉल में 9, खो-खो में 9, और नेट बॉल में ये 3, नेट बॉल में 7 होता है, फिर 9 बोलते हैं। नेट बॉल में 7 होता है, खो-खो में 9, बेसबॉल में 9, बास्केटबॉल में 5 होता है, वॉलीबॉल में 6 होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ पोलो में 2 या 4 होता है, 2 या 4 दोनों देता है, 4 लेके चलिए पोलो में। और इसके साथ साथ जो है हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल, ये तीनों में 11 होता है, कबड्डी में 7 होता है। देख रहे हैं कैसे कंफ्यूजन हो रहा है। और ये सब क्वेश्चन एक लाइन में सीधा सीधा या तो गलती होगा नहीं सही होगा। सुन लीजिए, कबड्डी में 7 हो जाएगा, HCF हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल तीनों में 11 होता है। ठीक है, और रग्बी फुटबॉल में जो है 15 हो जाता है। ठीक है, वाटर पोलो में 7 हो जाता है। ठीक है, रहने दीजिए, अब आगे आइए।
आइस हॉकी में कितना होता है? 4 या 5 होता है। जब कंफर्म नहीं जानते तो नहीं बोलिए। कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं, जरूरत नहीं है कि हम भी सबको जानबे करेंगे। जीके जीएस की दुनिया में कोई विद्वान नहीं होता है। जो हकीकत है किन्हीं को कितना आता है उससे कोई बहस नहीं है। इन्हें जरूरी है कि सब कुछ ऐबे करेगा। 4 या 5 होगा। फिर 4 या 5 होगा। बोल रहे हैं नहीं जानते तो नहीं बोलिए। सुनिए आगे आइए, बताइएगा सोशल मीडिया से सर्वाधिक कमाई करने वाला खिलाड़ी कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइएगा दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का जो है काल कब से कब तक था? 1955 से लेकर 64 तक था। दूसरी पीढ़ी को कंप्यूटरों का काल था 55 से 64, 9 साल। प्रथम हो जाएगा 47 से है, 46-47 से है, देख लीजिएगा। ठीक है, और ऐसे ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनता है आपके सेट में, यहाँ के लिए बन जाएगा, एग्जाम के लिए विशेष नहीं बनेगा। एग्जाम के लिए समझ लिए वही क्वेश्चन विशेष इंपॉर्टेंट है, जो आसानी से याद हो जाता है। लोग जो आसानी से गलती कर सकते हैं वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो किसी को नहीं पता होता है। ठीक है, जो तुक्का में जिनका सही हो जाए। ठीक है, अगला बताइएगा डीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? डीटीपी तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ बताते हैं, ऐसे रिकॉर्ड भी हो रहा है। अभी के दौर में कोई भी लोग कितना भी साइंस पढ़ते होंगे, किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए आप, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे बिहार एसआई हो, चाहे कहीं भी हो, साइंस का क्वेश्चन ऐसा आ रहा है ये पता नहीं चलेगा कि आपको एनसीईआरटी से आ रहा है या किस बुक से आ रहा है। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसा रहता है जो आपको हूबहू मिल जाएगा जो आप पढ़ रहे हैं ऑनलाइनर से, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो कोई नहीं पढ़ा होता है। बिहार एसएससी के एग्जाम में बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन था, क्या गूगल पे सर्च करने पे भी डायरेक्ट नहीं मिलता है क्वेश्चन? हम बता रहे हैं ना, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होता है। तो विशेष क्या हुआ, हम बोल रहे हैं ना कि बहुत सारा क्वेश्चन आता है। यहाँ भी अगर उस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो लोग कहेंगे जो थोड़ा जो है ना मतलब बहुत उल्टा पुल्टा कर दिए, लेकिन एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसा आता ही है। इसलिए अभी से आदत डालिए, और आदत इसलिए नहीं डालना है कि हमको सीखना है, आदत इसलिए डालना है कि एग्जाम में यदि क्वेश्चन आए तो उसको हम फेस करने का क्षमता पहले से डेवलप हो। ऐसा ना हो कि क्वेश्चन को अभी से आदत, अभी आसान आसान क्वेश्चन करने का आदत है, एकाएक टफ क्वेश्चन आ गया तो हड़बड़ा जाइएगा, मेरा रिजल्ट ही नहीं होगा। ठीक है, आज के क्वेश्चन में हम देखे हैं, पहले थोड़ा सा टफ होगा आज का क्वेश्चन, हाँ थोड़ा नहीं बहुत टफ होगा, कोई बात नहीं है। ये आदत डालिए, ये चीज़ समझ लीजिए कि एग्जाम में यदि ऐसा रहता तो क्या करते, बनाते ना, और एग्जाम में इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ना कट ऑफ जाता, तो फिर अफसोस करने की क्या बात है। जो मिला सीखना है थोड़ा सा बेहतर ढंग से। आगे आइएगा, कंप्यूटरों के संदर्भ में जो है सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या होता है? तो यह कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, यानी एप्लीकेशन होता है। ठीक है, अगला बताएगा भारत में अंतिम टेलीग्राफ कब भेजा गया था? 14 जुलाई 2013 को जो है भारत में अंतिम टेलीग्राफ भेजा गया था। अगला बताए शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया था कब से? 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बन गया था। ठीक है, अगला बताए इटली का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? सफेद लिली हो जाएगा। किस देश ने जो है किस देश को समुद्रों की रानी कहा जाता है? फ्रांस को कहा जाता है। सूरा एवं सुंदरियों का देश फ्रांस को ही कहा जाता है। ठीक है, अगला बताएगा राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? मैकियावेली के द्वारा किया गया था। राज्य शब्द का प्रयोग किसके द्वारा? मैकियावेली। और मैकियावेली के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है? द प्रिंस। और इसका तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किया गया है। ठीक है, अगला बताएगा कागज की खोज जो किस देश में हुई थी? चीन में हुआ था। ठीक है, अगला बताइए किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर। किनके स्मृति में? चौधरी चरण सिंह के स्मृति में मनाया जाता है किसान दिवस। ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, घबराइए नहीं। अरे यही होता है, लगता है ना जैसे अब पढ़ रहे हैं उधर समाधि स्थल जो पढ़ते हैं ना वहाँ पे जैसे मिक्स होता है उसी तरह से आ जाता है। ठीक, आगे बताइएगा विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह जो है किस देश में छोड़ा गया था? तो रूस के बैकानूर से छोड़ा गया था। कब छोड़ा गया था? 1957 होगा ना, रूस के बैकानूर। ठीक था, 57। अगला बताए नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? मेधा पाटेकर थे। ठीक है, अगला बताए अंतरिक्ष में चलने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? अलेक्सी लेनोव, जो किस देश का था? रूस का था ना, अलेक्सी लेनोव जो था रूस का था। अब तो लगता है दर्पण से अब छूटना नहीं चाहिए किन्हीं को। हाँ, ये थोड़ा लूसेंट में
बताइए भारतीय परमाणु अनुसंधान संस्थान का स्थापना कब हुआ था? जी 10 अगस्त 1948 को जो है भारतीय परमाणु अनुसंधान संस्थान का स्थापना हुआ था। किनके द्वारा किया गया था? यानी किनके अध्यक्षता में? तो होमी जहांगीर भाभा के अध्यक्षता, एच.जे. भाभा के अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है जी 1948 में। और बताइए परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुआ था? 1954। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में किया गया था, अगस्त 1954 में। और अंतरिक्ष आयोग जा रहे हैं आप 72 में। ठीक है, इसरो का स्थापना 1969 में, डीआरडीओ का स्थापना 1958 में हुआ था। ठीक है, और ISRO इसरो का स्थापना, ISRO इसरो का स्थापना 1900, हम जानते थे कि 64 बोलिएगा, स्पेलिंग बोल दिया है तो बोलिएगा। ISRO इसी को इसरो बोलते हैं 1969, और ESRO आ जाता है जब यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी हो जाती है तो 1964 हो जाता है, यानी 5 साल पहले। तो ISRO क्या होता है? इसरो नहीं होता है। 1969। ठीक है, हाँ। बार्क का स्थापना बताइएगा। ठीक है, 54 में हुआ था। ठीक है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का स्थापना कब हुआ था? 1971 में। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान संस्थान का स्थापना 1971 में। ये कहाँ में हुआ था? कलपक्कम तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, अगला बताइएगा अप्सरा का जो है निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1956 में। साइरस का, साइरस 60, अप्सरा 56, साइरस 60 हो जाएगा। और जर्लिना का बताइएगा 61 में हो जाएगा। और पूर्णिमा फर्स्ट 72, पूर्णिमा सेकेंड 84 हो जाएगा। ध्रुव का बताइएगा, ध्रुव 85 हो जाएगा। और इसके साथ साथ पूर्णिमा थर्ड 90। एक बार ध्यान से फिर से सुन लीजिएगा, अप्सरा हो गया 56, अप्सरा के साथ साइरस 60, जर्लिना 61 हो जाएगा। और पूर्णिमा फर्स्ट 72, पूर्णिमा सेकेंड 84 और पूर्णिमा थर्ड 90 हो जाएगा। और इस बीच में आता है एक ध्रुव जो कि कब? 1985 हो जाएगा। ठीक है, ये सभी जो है परमाणु रिएक्टर है। ठीक है, क्षमता की उतना नहीं बढ़िए। ठीक है, जो जरूरत का चीज है उतना कर लीजिए, काफी है। बताएगा परमाणु पदार्थ निदेशालय जो है, निदेशालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। परमाणु पदार्थ निदेशालय जो है वो हैदराबाद में स्थित है। गुरु जल बोर्ड बताएगा मुख्यालय बताएगा मुंबई हो जाएगा। नाभिकीय ईंधन परिषद का मुख्यालय जो, नाभिकीय ईंधन परिषद का मुख्यालय की बात करें हैदराबाद हो जाएगा। सही आंसर हैदराबाद है। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय ये हो जाएगा मुंबई। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय मुंबई हो जाएगा। और एक अभी जादूगोरा बोले थे, भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड का मुख्यालय जो है वो जादूगोरा है। अगला बताएगा पोखरण में जो है पहली बार परमाणु परीक्षण कब हुआ था? विस्फोट हुआ था 1974, जो कि 18 मई 1974। और इसका नाम जो कोड क्या दिया गया था? स्माइलिंग बुद्धा दिया गया था। और दूसरी बार कब हुआ था? 98 हो जाएगा, 24 साल बाद था। तो 74, 24, 98 हो जाता है। ठीक बोल देंगे। ठीक है, दूसरी बार जो है कब हुआ था? 1998 में। और इसका नाम क्या दिया गया था? शक्ति 98 दिया गया था, यानी कोडिंग किया गया था। ठीक है, बताइए तारापुर परमाणु विद्युत गिरी कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, बताइए रावत भाटा, कलपक्कम तमिलनाडु। ठीक है, और बुलंदशहर यानी नरोरा विद्युत जो है उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइएगा काकरापारा गुजरात और क्या आएगा? कर्नाटक में हो जाएगा। ठीक है, तारापुर परमाणु विद्युत गिरी जो है महाराष्ट्र में हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइएगा विश्व का पहला परमाणु बिजली घर की जो है ये कहाँ स्थापित किया गया था? रूस में किया गया था। और दूसरा अमेरिका में किया गया था। यानी पहला परमाणु विद्युत घर कहाँ स्थापित हुआ था? रूस में। और दूसरा अमेरिका में हुआ था। ठीक है, अगला बताइएगा रक्षा उत्पाद विभाग एवं रक्षा आपूर्ति विभाग का जो है विलय करके, यानी कब विलय किया गया था? जो कि रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग की स्थापना किया गया था। दोनों को एक साथ करके जो है मर्ज किया गया था, यानी रक्षा विभाग और रक्षा आपूर्ति विभाग को जो है एक किया गया था। रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग को कब मर्ज किया गया था? तो 1984 में किया गया था। ठीक है, बताइए पृथ्वी का जो परीक्षण हुआ था, और पृथ्वी कहाँ से कहाँ मार करने वाली है? सतह से सतह, यानी पृथ्वी जमीन पे है, यानी जमीन से जमीन पर। और इसका कब किया गया था? और छपा यानी विकसित कब किया गया था? पृथ्वी को 88 में। ठीक तो है, पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र का जो प्रथम परीक्षण फरवरी 1988 में किया गया था। कहाँ में किया गया था?
चांदीपुर, और चांदीपुर कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। और पृथ्वी की न्यूनतम मारक क्षमता कितना है? 40 किलोमीटर, न्यूनतम 40 किलोमीटर और मैक्सिमम 250 किलोमीटर है, यानी 40 से लेकर 250 किलोमीटर तक का पृथ्वी का क्षमता है। बताए त्रिशूल का जो है कहाँ से कहाँ? त्रिशूल जमीन से आकाश, यानी त्रिशूल को नीचे से ऊपर फेंकते यानी जमीन से आकाश हो जाएगा त्रिशूल, ठीक है। एलईडी के आविष्कारक बताइएगा, ठीक है। निक होलोनियाक हो जाएगा। मशीन गन का, ठीक है। बताइए प्रथम एशियाई खेल का आयोजन 1951 में हुआ था। कुल कितना देश भाग लिया था? 11 देश भाग लिया था। 1951 में कुल 11 देश भाग लिया था। और प्रथम स्थान पे कौन सा देश आया था? जापान, ठीक है। पहली प्रथम स्थान पे जापान था। अगला बताएगा प्रथम बोलती फिल्म कौन सा हो जाएगा? आलम आरा हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइए भारत की प्रथम 3D फिल्म, ये 3D फिल्म आएगा तो जाके 3 अक्षर का था, माय डियर कुट्टी चाटन, ठीक है। अगला बताएगा भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क सुविधा जो है ये जो कि केरल में पड़ता है, ठीक है। और पेरियार जो है केरल में ही पड़ता है। ये जो कि जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो पेरियार नदी पे ही है, ठीक है। अगला बताएगा सबसे बड़ा रेगिस्तान, ठीक है। थार हो जाएगा, भारत का ही बात कर रहे हैं, राजस्थान, ठीक है। थार होगा, ठीक। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान होता है। क्या हुआ, क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम भारत में बोले हैं अभी, ठीक है। अगला भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? कैलाश मंदिर है, ठीक है। और अजंता की गुफा मंदिर जो है ये कब का, किस काल का है? ठीक है, अजंता गुप्त काल का। देखिए बहुत लोग के मन में कंफ्यूजन आ जाता है किस काल का। अजंता अ मतलब नहीं होता है, जनता मतलब कोई नहीं जानता, और जिसे नहीं जानेगा वो क्या होगा? गुप्त होगा। वही चीज है, अजंता की गुफा जो है गुप्त काल का है, ठीक है। हमेशा याद रहेगा, थोड़ा देखिए कुछ कुछ रिलेट करिएगा, आराम से हो जाएगा। अगला बताइए पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? अलेक्जेंडर था, ठीक है। बताइए सबसे कम आबादी वाला नगर कौन सा है विश्व में? वेटिकन सिटी हो जाएगा सबसे कम आबादी वाला नगर, ठीक है, वेटिकन सिटी। सबसे व्यस्त नहर बताइएगा, सबसे व्यस्त नहर किल नहर हो जाएगा, ठीक है। सबसे व्यस्त नहर किल नहर ही होगा, ठीक है। ये पिछले बार का एसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगला बताएगा सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी हो जाएगा, राइन नदी। और कोयला ढोने वाली नदी राइने नदी को कहा जाता है, ठीक है। अगला बताएगा सबसे बड़ा द्वीप समूह जो है इंडोनेशिया द्वीप समूह हो जाएगा, ठीक है। अगला सबसे ऊंची पर्वतमाला जो है विश्व में सबसे ऊंची पर्वतमाला की बात करेंगे हिमालय ही होगा, ठीक है। एशिया में है, विश्व की ही बात कर रहे हैं। विश्व में सर्वाधिक सबसे ऊंची पर्वतमाला है हिमालय पर्वतमाला ही है। कितना कंफ्यूजन करते हैं। और एशिया के सबसे ऊंची पर्वतमाला बोलेंगे तो भी हिमालय ही होगा। एशिया में हिमालय पड़ता है ना। अगला बताएगा सबसे लंबी पर्वतमाला बताइएगा। हम देखिए अभी सबसे ऊंची पूछे थे ना, ऊंची में हिमालय हो जाएगा, लंबी में एंडीज हो जाएगा। और एंडीज कहाँ पड़ता है? दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है एंडीज पर्वतमाला, ठीक है। और सबसे ऊंचा पठार रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? पामीर का पठार। बताइए मैकमोहन रेखा किस किस देश के बीच है? भारत चीन के बीच है। रेड क्लिफ रेखा बताएगा भारत पाकिस्तान के बीच है, ठीक है। और या भारत एवं पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान, नहीं वो डुरंड है। रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान सही है। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब हुआ था? 1947 में हुआ था। किन के द्वारा किया गया था? रेड क्लिफ के द्वारा ही किया गया था, ठीक है। अगला था हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी पोलैंड हो जाएगा। 38वीं समानांतर बताएगा, ठीक है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया हो जाएगा। 49वीं समानांतर रेखा यूएसए कनाडा, ठीक है। ऑर्डरनिस रेखा जो है हाँ, मेन रहीम रेखा का ही अन्य नाम है ऑर्डरनिस, ठीक है। तो मेन रहीम रेखा किस किस देश का है? तो रूस एवं फिनलैंड, और ऑर्डरनिस इसे ही कहा जाता है, ठीक है। अगला था डुरंड रेखा जो है पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान हो जाएगा। और मैगीनट रेखा जर्मनी, मैगी नॉट बोले जर्मनी फ्रांस हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइएगा
पवन चक्की जो है किस देश में है? ठीक है, डेनमार्क यानी किंडरडिज स्थान पे पड़ता है। ठीक बताएगा, समान वायुदाब वाले स्थान को क्या कहा जाता है? ठीक है, आइसोबार्स। देखिए हिंदी में नहीं याद रखिएगा, ठीक है, इंग्लिश में ही याद रखिए, और अक्सर ऑप्शन में इंग्लिश ही रहता है। ठीक है, दाब वाला देखा आइसोबार होता है, समान गहराई वाला आइसोबाथ होता है। सीधा समझिए, गहराई में लोग नहाता है, नहाता यानी बाथ। ठीक है, गहराई वाला बात हो जाएगा आइसोबाथ। ठीक है, और इसके बाद जो है समान ऊंचाई वाला जो है, ऊंचाई हाइट होता है, लेकिन हाइट नहीं करना, हाइप्स करना है। ठीक है, हाइप्स हो जाए, समान ऊंचाई वाला आइसो हाइप्स हो जाएगा, और समान वर्षा वाला स्थान हो जाएगा तो ये आइसो हाइट्स हो जाएगा। ठीक है, मतलब गहराई में हाइप कर देना कितना, और हम क्या होता है, देखिए ऊंचाई में हाइट्स हो जाएगा, और वर्षा की बात किया जाएगा तो हाइट्स हो जाएगा। ठीक है, और गहराई वाला बात होगा तो आइसो बात हो जाएगा। ठीक है, और समान समरेखा जो होता है, यानी जो जहाँ तत्व वाली बात आती है, तत्व का आइसोप्लेट हो जाता है, तत्व आइसोप्लेट हो जाता है। और ताप की बात तो ताप के लिए जानते हैं, थर्म होता है तो आइसोथर्म हो जाएगा, तापमान के लिए, समान तापमान वाले आइसोथर्म। क्या हुआ? पूरा कंफ्यूजन हो रहा है? क्लियर हो गया ना? एक बार फिर से सुन लीजिएगा, बात नहीं कीजिएगा। समान लवण वाले रेखा को जो क्या कहा जाता है? आइसोहेलाइन कहा जाता है। समान नमक यानी लवण यानी नमक, तो आइसोहेलाइन हो जाएगा। समान गहराई वाले बोलेंगे तो आइसोबाथ हो जाएगा। समान ऊंचाई वाला बोलेंगे तो आइसोहाइट्स हो जाएगा, और समान वर्षा वाले स्थानों को आइसोहाइट्स हो जाएगा। ठीक है, और समान तत्व वाले को आइसोप्लेट हो जाएगा।